एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जाली किसी चैंगवान को उसके लिए खाना ऑर्डर करने के लिए बोल रही होती है, जो सुनकर चैंगवान को अच्छा तो नहीं लगता। पर फिर वो जियालिंग के साथ खाना ऑर्डर करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसे उसकी बहन की बिहाफ पर सॉरी मांगता है और कहता है कि प्रेगनेंसी की वजह से ना उसका दिमाग चलना बंद हो गया है, इसलिए उसकी बातों को माइंड मत करना। फिर जैसे इन लोगों का खाना सर्व होता है तो डैड यहाँ पर सभी लोगों के सामने बोलने लग जाते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट बुक किया है और बताते हैं कि चैंगवान हमारी बहुत ही प्यारी बेटी है जो कि अब आपके घर चली जाएगी, इसलिए आप उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा क्योंकि आपकी भी बेटी है तो शायद आप हमारी फीलिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। ये बोलकर वो कुछ ज़्यादा ही वाइन पी लेते हैं। फिर मॉम भी मिसेस शिन को बोलती है कि हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, चैंगवान काफ़ी अच्छी लड़की है जो कि कभी भी हमें परेशान नहीं करती, इसलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी जहाँ पर भी रहे वहाँ पर खुश रहे। अब वो आपके घर में आएगी तो मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ कि आप उसे खुश रखेंगे। तभी जियालिंग खड़ा होकर बोल देता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा और उसे हमेशा खुश रखूँगा। तो मॉम डैड यहाँ पर दोनों उसे हैप्पीनेस विश करते हैं। अब क्योंकि डैड यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही वाइन पिए जा रहे थे तो जियाली उन्हें यहाँ पर फिर से क्रिटिसाइज़ करने लग जाती है और बोलती है कि ये आपकी कोई ओल्ड विस्की नहीं है जिसे आप इसे सुड़क सुड़क करके पिए जा रहे हो, ये वाइन है, इसे इस तरीके से नहीं पिया जाता। जो सुनकर मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जियाली को बोलती है कि तुम यंग जनरेशन की लड़की हो लेकिन तुम में एल्डर से बात करने की जरा भी तमीज़ नहीं है। इस पर जियाली कहती है कि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, अगर कभी मेरे पेरेंट्स कुछ गलत करते हैं तो मैं और मेरा भाई उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, ना कि किसी मिडिल क्लास फैमिली की तरह जिसमें जो पेरेंट्स कहते हैं सिर्फ वही होता है। उसी वक्त वेटर यहाँ पर खाना रखकर चला जाता है, इसलिए जियालिंग इन बातों को माइंड न करके उन्हें खाना ट्राई करने के लिए बोलता है। जैसे डैड उस डिश को ट्राई करते हैं तो उन्हें खांसी आने लग जाती है, जो देखकर मॉम और चैंगवान डैड की तरफ जाते हैं उन्हें पानी ऑफर करने के लिए। पर इस चीज़ पर भी जियाली उन्हें पॉइंट आउट करने लग जाती है कि इतनी छोटी सी बात के लिए वो लोग कितना एंशियस हो रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें तो इस डिश को अच्छे से खाना भी नहीं आता। वो फिर उन्हें फिश की टेल खाने के लिए ऑफर करती है, जो कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बात थी। पर चैंगवान काफ़ी अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल करती है और खुद ही वो फिश टेल खाने लगती है, लेकिन जाओ से रोककर खुद उसे खा लेता है। जो सब कुछ देखकर जियालिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो फुसफुसाते हुए अपनी बहन को बोलने लग जाता है कि तुम कैसे हरकतें कर रही हो, कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मॉम फिर यहाँ पर मिसेस शिन से पूछती है कि आपने क्या सोचा है चैंगवान और जियालिंग की शादी के लिए। इस पर मॉम बोलती है कि बच्चे खुद ही डिसाइड कर लेंगे ना, हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन मॉम बोलती है कि वो कैसे डिसाइड करेंगे, हमें उन्हें हेल्प करना चाहिए अरेंजमेंट वगैरह में। इस पर मिसेस शिन उन्हें आइडिया शेयर करने के लिए बोलती है। तो मॉम बताती है कि डैड के कुछ फ्रेंड्स वगैरह जो कि शंघाई में रहते हैं जिन्हें वो शादी में इन्वाइट करना चाहते हैं और मॉम अपने होम टाउन के लोगों को भी बुलाना चाहती है, इसलिए वो वहाँ पर भी सेरेमनी रखेंगे। पर जियालिंग कहता है कि मैं तो ट्रैवल करते हुए शादी करना चाहता हूँ। इस पर मॉम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, चैंगवान मेरी एक ही बेटी है और मैं अपने सभी रिलेटिव्स वगैरह को बुलाना चाहती हूँ ताकि उनको पता चले कि मेरी बेटी की शादी हो रही है। इसी बीच हम याओ को देखते हैं जो कि मिस सांग के बिहाफ पर चैंगवान के लिए एक एक्सपेंसिव वॉच गिफ्ट लेकर आ रहा होता है। तभी जाली बीच में बोलने लग जाती है कि जब मेरी शादी हुई थी तब हमने एक 5 स्टार होटल बुक किया था और ऐसे होटल वाले बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी पैसा भी खर्चा करना पड़ता है। जो सुनकर मॉम बोलती है कि हम ऐसी ग्रैंड वेडिंग करने के बारे में नहीं सोच रहे, हम एक नॉर्मल सी शादी करेंगे जिसमें हम अपने सारे रिलेटिव्स को बुलाना चाहते हैं। ये सुनकर जाली बोलती है कि हमारी तरफ से तो काफ़ी बड़े बड़े लोग आएंगे जो कि सारे बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स होंगे और आप ऐसे छोटे मोटे लोगों को शादी में बुलाओगे, क्या ये बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा। तभी याओ भी बाहर आ जाता है, लेकिन वो इन लोगों की आवाज़ सुनकर साइड में रुक जाता है, जहाँ पर मॉम गुस्से में उठकर जाली को बोल देती है कि इतनी यंग एज में तुम्हें बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ नहीं है, हमारी बेटी से ज़रा कुछ सीखो, तुम एक नंबर की बदतमीज़ लड़की हो। ये सुनकर जाली को भी गुस्सा आ जाता है और वो कुछ बोलने वाली थी, लेकिन जियालिंग उसे रोक देता है। वो जाली के बिहाफ पर उनसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वो प्रेग्नेंट है ना, शायद इसी वजह से ऐसी बकवास बातें कर रही है। पर जैसे आप शादी बता रहे हो ऐसी तो मैंने भी इमेजिन नहीं की थी, ऐसी शादी करना तो बहुत ही ऑकवर्ड होगा, मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी एकदम फ्ली मार्केट की तरह लगे। जो सुनकर चैंगवान को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि रिच पीपल जो होते हैं वो ह्यूमंस होते हैं और हमारे जैसे लोग फ्ली की तरह होते हैं। अब तुम यहाँ पर आकर क्लास की बातें करने लगे। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं एक वेल्दी फैमिली के अंदर शादी करूंगी। मुझे तो यही लगता था कि जियालिंग भी हमारी जैसे एक ऑर्डिनरी लड़का है, इसीलिए हमारा एक अच्छा मैच है। लेकिन उसने अपनी रिच होने वाली बात मुझसे छुपाई और अगर उसने मुझसे बेग नहीं किया होता ना उसे माफ़ करने के लिए तो आज हमारी ये मीटिंग नहीं हो रही होती और शादी जो है दो फैमिली के बीच की बॉन्डिंग होती है। मुझे तो लगा था आज हम लोग बैठकर साथ में बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मील शुरुआत से ही एक मिस्टेक थी क्योंकि आप लोगों ने हमें डिनर पर तो बुलाया लेकिन सिर्फ यहाँ पर हमें नीचे दिखाने के लिए और क्रिटिसाइज करने के लिए, इसलिए हमें डिनर स्किप करते हैं और ये वेडिंग भी।
जो बातें सुनकर याओ यहाँ से चला जाता है और जाली फिर से बोलने लग जाती है कि देखो तो इन लोगों को, ना तो इन लोगों की कोई क्लास है, ना इन लोगों के पास पैसा, और हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जालिंग को भी काफी लड़कियां मिल जाएंगी जो कि उसकी स्टेटस के बराबर होंगी। ये बात सुनकर मॉम को भी काफी गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर जालिंग को बोलती है कि अभी तक तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला अपनी बहन के लिए, वो कैसी कैसी बातें कर रही है। और जालिंग तुम कान खोल के सुन लो मेरी बात, हमारी बेटी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे ना तो तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ये बोलकर वो सभी लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं, जिन्हें जालिंग रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकते। ये देखकर जाली उससे बोलते हैं कि तुम ऐसे लोगों से रिश्ता बनाना चाहते हो, पर वो उल्टा उसे ही सुनाकर उनके पीछे चला जाता है। जहाँ पर चेंगवन अपनी फैमिली को नीचे जाकर उसका वेट करने के लिए बोलती है और खुद जियालियांग से बात करने लग जाती है। वो उसे बोलती है कि अभी से ही चीज़ें इतनी खराब है तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। पर जियालियांग उसे कहता है कि चीज़ें इतनी भी खराब नहीं हुई है, हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं ना। लेकिन चेंगवन उससे टाइम मांगती है ताकि दोनों इस बारे में थोड़ा अच्छे से सोच सके। तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आकर चेंगवन को याओ का दिया हुआ गिफ्ट देती है। जब जालिंग चेक करता है तो कार्ड पर याओ का नाम लिखा हुआ था। इसे लो चेंगवन से पूछने लग जाता है कि तुम्हारा बॉस तुम्हें इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों देगा। ये सुनकर चेंगवन उसे बोलती है कि मुझे क्या पता, और यहाँ से चली जाती है। इधर जालिंग गुस्से में जाकर अपनी बहन पर चिल्लाने लग जाता है, पर वो भी वहाँ पर उस पर चिल्लाए जा रही थी। तो मॉम इन दोनों को चुप करवाती है और जालिंग को बोलता है कि तुम्हें अपने और चेंगवन के बारे में एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। वही चेंगवन बाहर जाते वक्त याओ को कॉल करती है और पूछते है कि आपने मुझे एक गिफ्ट क्यों दिया। तो बताता है कि ये गिफ्ट मैंने तुम्हें नहीं दिया है, बल्कि ये मिसेस ज़ांग की तरफ से है। और उसे समझाता है कि उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी सिंसियर हो, उनके लिए सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ मैटर करती है। और तुम अगर ये सोचते हो कि वेल्दी फैमिली में रहकर तुम अपनी तरीके की लाइफ जी पाओगी तो इस सब के बीच में सिर्फ तुम ही सफ़र करोगी। ये बोलकर वो कॉल रख देता है। वहीं घर पर पहुंचकर मॉम तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो जियालियांग की पूरी फैमिली के बारे में बुरा भला कहने लग जाती है। खास तौर पर जाली के बारे में कहती है कि वो तो एकदम पैरासाइट की तरह है, और उसने जानबूझकर चेंगवन को खाना ऑर्डर करने के लिए कहा क्योंकि वो उसे उसकी जगह दिखाना चाहती थी, क्योंकि वो एक होटल में काम करती है। पता नहीं चेंगवन को उस लड़की में क्या पसंद आया। वो लोग हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, हमें नहीं करनी है कोई शादी वगैरह। जाओ अब यहाँ पर मॉम को नूडल्स बनाने के लिए देता है और कहता है कि आपने कुछ भी नहीं खाया, इसे खा लो। पर मॉम उसे अपने पास बिठाकर बोलने लग जाती है कि क्या तुम्हें जॉब मिली। इस पर वो कहता है कि मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मॉम कहती है कि ठीक है, अच्छे से जॉब ढूंढो, अच्छे से पैसा कमाओ और लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करो। अपने डैड की तरह मत बनना, कोई स्किल सीखो, उन्हें तो सिर्फ ड्राइविंग करना ही आता है। जिनकी ये बात सुनकर डैड नाराज़ होकर चले जाते हैं। तो मॉम उन्हें मनाने के लिए जाती है और बोलती है कि मैं आपको बुरा नहीं बोल रही थी। उसी वक्त चेंगवन घर पर आ जाती है। तो मॉम उससे पूछते हैं कि तुम्हारे और जियालिंग के बारे में क्या बातें हुई, क्या शादी के बारे में कुछ बात हुई। पर मॉम को यहाँ पर साफ साफ बोल देते कि मुझे नहीं लगता कि हमें शादी करनी चाहिए। इस पर मॉम कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि उसकी फैमिली इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें तो जियालिंग से शादी करनी है ना, और तुम दोनों का 3 साल का रिलेशनशिप है, इसीलिए तुम्हें अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच लेना चाहिए। उन लोगों को हमारे कुछ रिलेटिव से प्रॉब्लम है ना, तो हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। पर चेंगवन अपनी मॉम को समझाती है कि अगर हम ग्रैंड वेडिंग कर भी देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा खुश रहेंगे, और आपने जब डैड से शादी की थी तब वो भी तो पुअर थे ना। पर मॉम उसे बोलने लग जाती है कि हमारी बात अलग थी। जो सारी चीज़ें सुनकर चेंगवन को काफ़ी गुस्सा आता है और बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी शादी। ये बोलकर वो नाराज़ होकर घर से चली जाती है। फिर हम उसे माओ के पास देखते हैं जहाँ पर वो उसके लिए डम्पलिंग्स बना रही थी। जहाँ पर चेंगवन उसे बोलती है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि वेडिंग जो होती है वो 2 फैमिलीज़ का यूनियन होती है, जिसमें दोनों ही कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करते हैं। जिस पर माओ बोलती है कि अच्छा है कि तुम्हें टाइम से समझ में आ गया, और जियालिंग की फैमिली तो हमें इतना नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो तो हमें अपने बराबर ही नहीं समझती। और वैसे तो मेरी मॉम हमेशा मेरा अच्छा चाहती है, लेकिन आज तो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया। इस पर माओ से कहती है कि सारी मॉम्स ऐसे ही होती हैं, वो हमेशा अपने बच्चों में अपनी खुशियाँ देखती हैं। उन्हें लगता है कि जो चीज़ हमें नहीं मिली वो हमारे बच्चों को मिले, और जब वो चीज़ हो जाती है तो उन्हें उसी से खुशी मिलती है। चेंगवन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी मॉम की मुझसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही उनकी सारी होप्स पूरी कर सकती हूँ। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मैंने भी आज उन्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, क्योंकि अल्टीमेटली वो मेरा अच्छा ही चाहती है। उसी वक्त उसे जियालिंग का मैसेज आता है जो कि उससे माफ़ी मांग रहा था अपनी सिस्टर और अपनी फैमिली के बिहाफ पर। ये देखकर माओ से बोलती है कि जियालिंग बिल्कुल भी तुम्हें डिजर्व नहीं करता, उसमें ज़रा सी भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो चेंगवन बोलती है कि आज उसने एक शब्द भी नहीं बोला वहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। अगर उसने पहले ही कुछ बोला होता तो ये बातें इतनी आगे तक जाती ही नहीं। पर माँ उसे डम्पलिंग्स खाने के लिए बोलती है और कहती है कि उसके बाद तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाऊंगी। माँ फिर उसे अपने साथ में एक क्लब लेकर जाती है जहाँ पर चेंगवन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। तो उसे हैंडल करने के लिए वो यहाँ पर जाओ को बुलाती है। जब जाओ वहाँ पर आता है उस वक्त चेंगवन वॉशरूम गई हुई थी, तो वो यहाँ पर माओ से बातें करने लग जाता है और उसे बताता है कि वो एक बहुत ही बड़ी लॉ फर्म के अंदर इंटरव्यू देने के लिए गया था, जिसमें वो पास हो गया और उसे इंटर्नशिप मिल गई है। जो सुनकर माओ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो उसे ये बात अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कहती
कहती है, पर वो मना कर देता है। वो कहता है कि इंटर्नशिप परमानेंट जॉब ऑफर नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें फिलहाल ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो लोग अभी चेंगवान की शादी की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। इस पर माँ उसे समझाती है कि सारी बिगनिंग हमेशा छोटी होती है, तो हमें उसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ये बोलकर वो उसके बिहाफ पर ड्रिंक कर लेती है और वो उसे इतना सपोर्ट कर रही थी जो देखकर जाओ को भी काफी अच्छा लगता है। तभी चेंगवान वॉशरूम से आकर सीधा स्टेज पर चढ़ जाती है और सभी लोगों को बोलने लगती है कि मेरा नाम चेंगवान है, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी एंगेजमेंट खराब हो गई। जिसकी बातें सुनकर जाओ और माओ दोनों ही उसे स्टेज से नीचे उतारते हैं, जहाँ पर जाओ को देखकर वो उसे प्यार से समझाने लग जाती है कि तुम जिस भी लड़की से प्यार करो ना, उसे अच्छे से चेरिश करना, और चाहे तुम जिससे भी प्यार करो मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फिर वो सभी लोगों से बोलती है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए सभी लोगों को मेरी तरफ से ड्रिंक्स। जो बात सुनकर माओ और जाओ से फटाफट से यहाँ से ले जाने लग जाते हैं और सभी लोगों से माफ़ी मांगते बोलते हैं कि इसने पी रखी है इसलिए कुछ भी बोल रही है। वहीं घर पर मॉम चेंगवान के लिए वरिड हो रही थी, लेकिन वो ऐसा शो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। तो डैड उन्हें बताते हैं कि जाओ ने बताया कि चेंगवान माओ के घर पर रुक रही है, इसलिए तुम उसके लिए परेशान मत हो। इस पर मॉम नाटक करने लग जाती है कि कौन उसके लिए परेशान हो रहे हैं, अब तो मेरी बेटी काफ़ी बड़ी हो गई है ना, इसीलिए वो मुझसे कैसे भी बात कर सकती है और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ। पर डैड बोलते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है कि तुम उसके लिए वरिड हो, जो सुनकर मॉम इमोशनल हो जाती है। अगले सुबह अब जैसे ही मॉम उठकर अपने रूम से बाहर आते हैं तो अपने सामने चेंगवान को देखती है, जिसे देखकर मॉम पूछते हैं कि तुम वापस कब आई, क्योंकि जाओ ने बताया था कि तुम तो माओ के घर रुकने वाली हो। पर चेंगवान कहती है कि मैं कल रात को ही वापस आ गई थी, और यहाँ पर फिर उनसे अपने कल के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि आप हमेशा मेरा अच्छा ही चाहती हो। जो सुनकर मॉम समझ गई थी कि कल उसने ड्रिंक किया है और उससे पूछती है कि क्या उसे हैंगओवर हो रहा है, लेकिन वो मना कर देती है। अब चेंगवान ने यहाँ पर उनके लिए काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था और वो उन्हें बोलते हैं कि जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए हमेशा काफ़ी वरिड रही हो, लेकिन ये जो शादी का डिसीजन है ये मैं खुद ही हैंडल करना चाहती हूँ और मेरा जो भी जवाब होगा मैं आपको अच्छे से सोचकर आपको बता दूंगी। जो सुनकर मॉम भी उसे कुछ नहीं बोलती। चेंगवान ने अब यहाँ पर उनके लिए केक भी बनाया हुआ था और उन्हें बाय बोलकर अपने काम के लिए निकल जाती है। मॉम फिर डैड के पास जाकर उन्हें चेंगवान का बनाया हुआ केक दिखाती है और बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम तुम्हारी मॉम से जाकर कुछ पैसे ले ले ताकि हम चेंगवान को अच्छा सा डाउरी दे सके। जिस चीज़ के लिए डैड साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो मेरी स्टेप मॉम है और हम लोग हमेशा से अपनी सेपरेट लाइफ जीते हैं, इसलिए मैं उनसे हेल्प नहीं मांग सकता। ये बोलकर वो चले जाते हैं। तो मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही उनसे हेल्प लेने के लिए चली जाऊंगी। जिसके बाद मॉम फ्रूट्स वगैरह लेकर ग्रैंडमा से नर्सिंग होम में मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी, वो शांगली रेस्टोरेंट में गई हुई थी। सीन भी ऐसे ग्रैंडमा पर आता है जो कि याओ के साथ शांगली रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी, जहाँ पर जाओ ने रेस्टोरेंट की कटलरी चेंज करने के लिए बोलता है क्योंकि वो टूटी हुई थी, और साथ ही रेस्टोरेंट का इंटीरियर भी बदलने के लिए कहता है क्योंकि ये उन्हीं का रेस्टोरेंट था। लेकिन ग्रैंडमा बोलती है कि कटलरी तो मैं चेंज करवा दूंगी, लेकिन इस रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट मुझे ऐसे ही पसंद है और मैं इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहती। जो सुनकर जाओ ने फिर से इंसिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो फिर भी नहीं मानती तो वो उन्हें अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलता है और कहता है कि मैंने मेडिकल प्रोफेशनल से बात की आपके लिए एक अच्छा सा इंश्योरेंस लेने के लिए। उसी वक्त वहाँ पर चेंगवान की मॉम भी आ जाती है जो कि इंश्योरेंस वाली बात को सुन लेती है, जिससे उन्हें लगता है कि याओ कोई स्कैमर है जो कि ग्रैंडमा को कोई इंश्योरेंस वगैरह की स्कीम में फंसा रहा है। इसलिए वो बिना सोचे समझे अपना बैग लेकर आती है और सीधा याओ को हिट कर देती है। थोड़ी देर बाद हम इन लोगों को नर्सिंग होम में देखते हैं, जहाँ पर चेंगवान भागी हुई आती है और ग्रैंडमा से पूछते कि मेरी मॉम ने किसको हिट कर दिया। तो ग्रैंडमा बताती है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे ग्रैंडसन को हिट कर दिया। ये सुनकर वो भी हैरान हो जाती है कि ग्रैंडमा का कोई ग्रैंडसन भी है। तभी वॉशरूम से याओ बाहर निकल कर आता है और उसे हाय बोलता है, जिसे देखकर वो एकदम हैरान थी कि याओ ग्रैंडमा का पोता है, और वो अपनी मॉम को बताती है कि याओ मेरा बॉस है। जो सुनकर वो भी काफ़ी हैरान हो जाती है कि ये उन्होंने क्या कर दिया। चेंगवान याओ को आइस पैक लगाने के लिए देती है ताकि उसकी स्वेलिंग कम हो सके। तो ग्रैंडमा उसे बताती है कि मैं तो तुम्हें याओ से मिलवाना चाहती थी, लेकिन याओ ने ही मुझे मना किया ताकि तुम्हारे काम पर इसे इफेक्ट ना पड़े। मॉम भी अब यहाँ पर याओ से सॉरी बोलती है। तो ग्रैंडमा मॉम से पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। इस पर मॉम कहती है कि चेंगवान हमेशा से ही आपसे मिलने के लिए आती है हमारी पूरी फैमिली के बिहाफ पर, लेकिन इस पर एक गुड न्यूज़ है तो मैंने सोचा कि मैं ही उसे आपको देने के लिए आ जाती हूँ। चेंगवान की एक बहुत ही वेल्दी फैमिली में शादी होने वाली है। ये बोलकर वो चेंगवान का हाथ दिखाती है, लेकिन उसने वो रिंग उतार दी थी। चेंगवान अपनी मॉम को यहाँ पर रोकती भी है ये सारी बातें ग्रैंडमा से शेयर करने के लिए, लेकिन मॉम नहीं रोकती। तो ग्रैंडमा बोलती है कि क्या तुम्हारी शादी उसी लड़की से हो रही है जो कि तुम्हें बिना बताए ब्लाइंड डेट पर गया था। पर मॉम यहाँ पर जालिंग को डिफेंड करने लग जाती है और बोलते हैं कि उस समय उसकी कोई गलती नहीं थी, वो उसके डैड ने किया था। और बोलते हैं कि शेन फैमिली की नाक तो एकदम हवा के अंदर है, उन्हें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए वो लोग मेरी बेटी और मेरे परिवार को नीचे दिखा रहे थे, जो चीज़ एज अ पेरेंट मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो ग्रैंडमा बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम उन्हें बहुत अच्छा सा डाउरी दे दो ना। जिस पर मॉम कहती है कि मैं भी तो यही करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और आप चेंगवान को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसकी शादी में उसकी हेल्प करो। जो सुनकर चेंगवान बोलने लग जाती है
कि मॉम आप चाहे उनके लिए कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो हम लोगों को हमेशा नीचा ही दिखाएंगे, इसलिए ये सबका कोई फ़ायदा नहीं है। जो सुनकर ग्रैंडमा चेंगवन को यहाँ से बाहर बात करने के लिए ले जाती है, जहाँ चेंगवन अपनी मॉम के बिहाफ पर ग्रैंडमा से माफ़ी मांगती है और उनकी बातों को नज़रअंदाज करने के लिए बोलती है। उन्हें बताती है कि वो मेरी शादी की वजह से कुछ ज़्यादा ही वरीड है। जिस पर ग्रैंडमा उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहती हो, तो चेंगवन बोलती है कि ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। मुझे लगा था कि जालिंग और मैं अगर साथ में रहेंगे और हार्ड वर्क करेंगे तो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन मैं बेवकूफ़ थी जो कि मैं यही सब सोच रही थी, क्योंकि कल जब हमारी फैमिली मिली तो शुरुआत से ही हर चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा डिसएग्रीमेंट था, तो पता नहीं आगे जाकर तो क्या ही होगा। और मुझे अब ऐसा लगता है कि जालिंग भी काफ़ी बदल गया है। जो सुनकर ग्रैंडमा पूछते हैं कि इस समय मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ, तो चेंगवन बोलती है कि आपको मेरी मदद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मैं खुद ही हैंडल करना चाहती हूँ। आपने वैसे ही पहले हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, जब मैं बीमार थी तभी भी आपने मेरे ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए थे, और अब मैं बड़ी हो गई तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं हार्ड वर्क करके अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दूँ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं एक वेल्दी फैमिली में शादी करके अच्छी लाइफ जीऊँगी, बल्कि मैं हमेशा खुद पर ही रिलाय करना चाहती हूँ। लेकिन फिलहाल मैं मॉम और जालियां के बीच में फंस गई हूँ। जो सुनकर ग्रैंडमा यहाँ पर उससे अपने हाथ से निकालकर एक ब्रेसलेट पहनाने लग जाती है। वो कहती है कि ये मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है, क्योंकि ये मुझे मेरी मॉम ने दिया था। जो देखकर चेंगवन उसे लेने से मना करने लग जाती है, लेकिन ग्रैंडमा उसे ज़बरदस्ती पहना देती है। वो कहते हैं कि चाहे तुम्हारी शादी हो या फिर ना हो, रिग्रेट तो हमेशा लाइफ के अंदर रहेगा ही, लेकिन तुम ये डिसाइड करो कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। इधर हम मॉम और याओ को साथ में देखते हैं, जहाँ पर मॉम याओ से पूछने लग जाती है कि अगर तुम ग्रैंडमा के पोते हो तो भला तुम इतने साल तक कहाँ थे। इस पर वो कहता है कि भले ही मैं अब्रॉड में था, लेकिन मैं हमेशा ग्रैंडमा से टच में रहता था। जिस पर मॉम कहती है कि कौन जाने, क्या पता तुम कोई बहरूपी हो जो कि उन्हें इंश्योरेंस बेचने आए हो। इस पर वो उन्हें परेशान करने लग जाता है और बोलता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, मैं तो उन्हें सच में इंश्योरेंस बेचने के लिए आया हूँ। जो सुनकर मॉम बोलती कि मैं जानती थी कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, पर तुम ग्रैंडमा को परेशान मत करो, उनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है। ये सुनकर याओ सोचने लग जाता है कि शायद इन्हें ग्रैंडमा की असली कंडीशन के बारे में नहीं पता है। वो मॉम से बोलता है कि शायद ग्रैंडमा के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो इसे शो ऑफ नहीं करना चाहती। जो सुनकर मॉम बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और कैसे ग्रैंडसन हो तुम जो कि अपनी ग्रैंडमा को ही लूटने के लिए आए हो। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारी ऐसी इंटेंशंस है। वो फिर यहाँ पर उससे पूछने लग जाती है कि तुम कहाँ पर रहते हो, तुम्हारी शादी होगी और क्या तुम्हारे बच्चे हैं, भला तुम्हारे जैसा इंसान चेंगवन का बॉस कैसे हो सकता है। जो सुनकर याओ कहता है कि अरे आंटी इतने सारा सवाल क्यों पूछ रही हो, क्या आप मेरी किसी लड़की से सेटिंग कराने वाली हो। तो मॉम कहती है कि भला तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन बनेगी। ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। वो फिर चेंगवन से मिलती है और कहती है कि तुम्हारी बॉस तो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, पर चेंगवन उन्हें ऐसी बातें करने से मना करती है और बोलती है कि अगर आप ऐसे ही करती रहें तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जो सुनकर मॉम चुप हो जाती है। अब जैसे ही चेंगवन और मॉम घर पर आते हैं तो मॉम आकर डैड को बता देती हैं कि हम तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए गए थे, और उन्होंने चेंगवन को एक बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रेसलेट दिया, जो देखकर डैड को अच्छा नहीं लगता। वो बोलते हैं कि तुम उन्हें परेशान करने के लिए क्यों गई थी। तो मॉम कहती है कि तुम्हें तो चेंगवन की चिंता है ही नहीं ना, मुझे उसकी शादी की बहुत ज़्यादा चिंता है। इस पर डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब हमारा घर डिमोलिश होने वाला होगा तो उसके कंपनसेशन हमें जो मिलेगा वो हम चेंगवन की शादी में लगा सकते हैं। इस पर मॉम कहते हैं कि वो पता नहीं कब होगा, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती। जो सुनकर चेंगवन मॉम को बोलने लग जाती है कि मैंने आपसे कहा है ना, शादी मेरा डिसीजन है, इसलिए आप लोग बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। जिसकी इस बात पर डैड भी एग्री करते हैं और उसे आराम करने के लिए बोलते हैं। तो मॉम भी चुप हो जाती है। सीन अब वापस से ग्रैंडमा और याओ पर आता है, जहाँ पर वो ग्रैंडमा को बोल रहा होता है कि मैं आपके लिए एक अच्छी सी जगह अरेंज कर देता हूँ रहने के लिए, जहाँ पर लोग आपकी देखभाल करने के लिए भी होंगे। लेकिन ग्रैंडमा बोलते हैं कि मुझे यही रहना अच्छा लगता है। साथ ही वो यहाँ पर उन्हें कार्ड भी देता है और कहता है कि मुझे पता है कि आपके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन आप इसे रख लीजिए। जो देखकर ग्रैंडमा बोलते हैं कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और शायद तुम मेरी इतनी चिंता इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ काम है। पर वो मना कर देता है कि मुझे आपसे कोई भी काम नहीं है, मुझे सच में आपकी फिक्र है। पर ग्रैंडमा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, चेंगवन हमेशा मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, और उसके काम के बारे में पूछती है। तो याओ बताता है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है और अच्छे से काम करती है। इस पर ग्रैंडमा उसे उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलती है। वो कहती है वैसे तुम दोनों ब्लड रिलेटिव्स तो नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम उसे अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करना। जिनकी ये बात याओ मान जाता है। सीन अब यहाँ से अगले दिन ऑफिस का आता है, जहाँ जब चेंगवन काम कर रही थी तभी मैनेजर जो आकर उसे एक एनवेलप देते हैं। वो बताते हैं कि इसके अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिन्हें तुम्हें मिस्टर याओ को देना है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। अब जैसे ही चेंगवन याओ के पास जा रही होती है तभी वो रिसेप्शन पर देखती है कि एक कस्टमर बहुत ज़्यादा हंगामा कर रही थी, क्योंकि उसने ऐप के थ्रू अपना एक रूम बुक किया हुआ था होटल के अंदर। लेकिन जब वो होटल में रूम मांगने के लिए आई तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे मना कर दिया और बोला कि हमारे पास रूम अवेलेबल ही नहीं है।
जो सब कुछ उनकी ऐप में गड़बड़ी की वजह से हुआ था। इसीलिए वो कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर हंगामा करते हुए उनकी वीडियो बनाने लग जाती है। वो कहती है कि मैं तुम लोगों को एक्सपोज कर दूंगी। जो देखकर चैंगवान उस कस्टमर से बात करने के लिए आती है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि आप सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पर आ रही हो और अब काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हो, इसीलिए आप प्लीज़ मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं आपके लिए एक रूम अरेंज करती हूँ। वो फिर रिसेप्शनिस्ट से बात करती है लेकिन उनके पास एक भी रूम अवेलेबल नहीं था। तभी वो याओ को देखती है जो कि अभी अभी वापस आया था और ये सारी चीज़ें खड़े होकर देख रहा था। चैंगवान याओ के पास जाकर बोलती है कि आपका होटल के अंदर एक रूम है, मैं जानती हूँ कि वो रूम थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर क्या आप वो रूम खाली करके उस कस्टमर को दे सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। जिसके लिए याओ मान जाता है। तो चैंगवान उसे थैंक यू बोलती है और स्टाफ को फटाफट से उस रूम को क्लीन करने के लिए कह देती है। फिर वो उस कस्टमर को बताती है कि उसका रूम कुछ ही देर में रेडी हो जाएगा, तब तक वो उसे कंपनी देती है, जिससे कि वो कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाती है। अब चैंगवान जैसे ही याओ को डॉक्यूमेंट्स देकर उस कस्टमर को हैंडल करके वापस आती है, तब तक मैनेजर जू भी वापस आ गया था। वो चैंगवान को बोलता है कि मैंने तो तुम्हें याओ को डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बोला था ना, और तुम कस्टमर का रूम अपग्रेड कर आ गई। तो चैंगवान बोलती है कि उस वक्त वो कस्टमर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, इसीलिए ये सब मैंने खुद से कर दिया, इसके लिए वो माफ़ी मांगती है। पर वो उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और उस कस्टमर ने खुश होकर तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है, जिससे कि उनकी एक फ्री की प्रमोशन हो गया। जो सुनकर चैंगवान खुश होती है और बोलती है कि आपको मिस्टर याओ को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो रूम नहीं देते तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। साथ ही वो रूम डिवीजन डिपार्टमेंट को भी बोलने के लिए कहती है कि वो लोग एप्लीकेशन में जो भी एरर आ रहा है उसको ठीक करें। इस पर मिस्टर जू बोलते हैं कि ये सब उनका काम है, हमें उनके काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर याओ वहाँ पर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा था। वो बीच में आकर बोलने लग जाता है कि चैंगवान सही बोल रही है, अगर सारे एम्प्लॉयज उसकी तरह कंपनी के बारे में सोचेंगे तो कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी। तो मिस्टर जू भी उनकी बात से एग्री करते हैं। चैंगवान यहाँ पर मिस्टर जाओ को फिर से थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए और बोलती है कि मैं आपको एक कॉफ़ी ट्रीट करना चाहती हूँ। तो उसे ऑफिस के बाद मिलने के लिए बोलता है। दोनों फिर शाम को एक जगह पर कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं, जहाँ की कॉफ़ी याओ को भी पसंद आती है। बातें करते हुए वो यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या तुम सैटरडे को मेरे साथ ग्रैंडमा से मिलने के लिए चलोगी। तो कहती है कि हाँ, सैटरडे को मैं और ग्रैंडमा वैसे भी शांगली जाने वाले हैं। जो सुनकर याओ बोलता है कि लगता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। इस पर चैंगवान हाँ करती है और बोलती है कि वैसे तो आप उनके रियल ग्रैंडसन हो, तो भला आप इतने सालों तक कहाँ थे। तो याओ से बताता है कि मेरे ग्रैंडपा ने ग्रैंडमा को चीट किया था और उन्हें धोखे से डिवोर्स देकर वो मुझे और मेरे डैड को लेकर अब्रॉड चले गए बिजनेस करने के लिए। उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। जो सुनकर चैंगवान बोलती है कि मुझे तो ग्रैंडमा के बारे में ये सब कुछ पता ही नहीं था कि उन्होंने लाइफ में कभी कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है। और वो याओ के साथ ग्रैंडमा से सैटरडे को मिलने के लिए मान जाती है। अगली सुबह हम चैंगवान की मॉम को देखते हैं, जो कि कुछ गिफ्ट्स वगैरह प्रिपेयर करके डैड को जगाने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें जालिंग के डैड मिस्टर शिन से जाकर मिलना है, क्योंकि उस वक्त तो फैमिली डिनर पर नहीं आ पाए थे, इसलिए उनसे जाकर तुम्हें बात करनी है और उनके थॉट्स जानने हैं कि उनकी बेटी की शादी के लिए उनकी क्या राय है। जो सब कुछ वैसे डैड तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन मॉम के इंसिस्ट करने पर वो मान जाते हैं। इसलिए वो मिस्टर शिन की कंपनी में जाते हैं, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें बिना अपॉइंटमेंट के मिलने के लिए नहीं जाने देती। पर तभी मिस्टर शिन अपनी सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डैड बताते हैं कि मैं चैंगवान का पापा हूँ। और वो जैसे ही यहाँ पर मिस्टर शिन से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, तभी सेक्रेटरी बोल देती है कि हमारी मिस्टर याओ के साथ मीटिंग है, इसलिए मिस्टर माई आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपकी अपॉइंटमेंट सर के साथ फिक्स करवा दूंगी। पर याओ का नाम सुनते ही डैड बोलने लग जाते हैं कि अरे मैं तो उन्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, मैं उनका ड्राइवर हूँ, चलो मैं आप लोगों को वहाँ पर छोड़ देता हूँ। जो सुनकर मिस्टर शिन उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। कार ड्राइव करते वक्त डैड मिस्टर शिन से बोलते हैं कि हमारी फैमिली की जो पहले गैदरिंग थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। जेलिंग की मॉम ने आपको बताया होगा, पर इस सब में मेरी वाइफ की गलती है, क्योंकि उसका बहुत ही हॉट टेम्पर है। लेकिन उसने वापस आने के बाद इस बात के बारे में सोचा कि हमारी बच्चों की खुशियाँ ज़्यादा मैटर करती हैं, इसीलिए हम लोग वेडिंग बैंकेट वगैरह के बारे में एक बार फिर से बात कर सकते हैं। पर मिस्टर शिन इस बात को इग्नोर करके डैड से बोलते हैं कि तुम याओ के लिए कब से गाड़ी चला रहे हो। इस पर डैड बताते हैं कि मैं तो मिस जांग के लिए ड्राइव करता था, लेकिन क्योंकि अब मिस्टर जाओ यहाँ पर नए नए आए हैं, इसलिए मिस जांग ने मुझे उनके लिए असाइन कर दिया है। और वैसे मिस्टर याओ मेरे रिलेटिव भी है। जो बात सुनते ही मिस्टर शिन उन्हें कहता है कि बच्चों की शादी का जो मैटर है वो हमें उन्हें खुद ही डिसाइड कर लेना चाहिए और हमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जिस बात पर डैड भी एग्री करते हैं। मिस्टर शिन अब ऑफिस से घर जाने के बाद जेलिंग की मॉम से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि याओ चैंगवान की फैमिली का रिलेटिव है, इसीलिए हमें इस फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं, क्योंकि याओ बिडिंग प्रोसेस का इंचार्ज है और अगर हम उनके साथ अच्छे से रहेंगे तो शायद बिडिंग प्रोसेस भी अच्छे से जाएगा और अगर हमें इस सबसे फ़ायदा हो रहा है तो हम इन बच्चों की एंगेजमेंट भी करा सकते हैं, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। जो सुनकर मॉम बोलती है कि पर हमारी पहली मीटिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही थी, पर डैडू ने कोई तरीका सोचने के लिए बोलते हैं ताकि वो ये सब कुछ सही कर सके, यानी कि वो सिर्फ अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए चैंगवान की फैमिली के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाने को तैयार थे।
अगले सीन में हम जाओ को देखते हैं जिसका इंटर्नशिप का आज पहला दिन था, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा होता। उसका सीनियर भी उसका मजाक उड़ाता है कि वो एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है, जबकि उनकी कंपनी में काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर लोग आए हुए थे। जो सब देखकर जाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मन लगाकर अपने काम में मेहनत करता है। इसके बाद हम जियालियांग की मॉम को देखते हैं जो कि चेंगवान के घर के बाहर कार में वेट कर रही थी। जैसे ही चेंगवान की मॉम कॉलोनी से बाहर निकलती है तो वो अपनी कार से उनका पीछा करने लग जाती है। मॉम वेजिटेबल मार्केट में सब्जियां लेने के लिए रुकती है तो मिसेस शिन भी उनके साथ सब्जियां खरीदने लग जाती है, जिन्हें देखकर मॉम हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो मॉम से बोलती है कि अरे मैं तो आपसे हॉट सूप बनाना सीखने के लिए आई हूँ। इसके बाद हम इन दोनों को चेंगवान के घर पर देखते हैं जहाँ मॉम सब्जियां वॉश कर रही थी। तो मिसेस शिन बोलती है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मॉम मुझे थोड़ा रूड होकर बोलती है कि नहीं आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने वाइट कपड़े पहने हुए वो भी सिल्क वाले, इसीलिए आप अपने कपड़े गंदे मत करो। तो मिसेस शिन यहाँ पर उसे अपनी बातों में फंसाने लग जाती है। वो यहाँ पर उसे जियाली की तरफ से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि उसमें बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को चेंगवान बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और सेंसिबल लड़की है। आजकल ऐसी लड़कियाँ बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो मॉम कहती है कि हाँ मुझे मेरी बेटी पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड है। उसे हमने कई बार सेट करने की कोशिश की, वो काफ़ी सारे ब्लाइंड डेट पर भी गई है, लेकिन उसे जियालियांग पसंद आया। पर हम लोग एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस पर मिसेस शिन बोलती है कि नहीं आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मुझे शालिंग इतनी ज़्यादा इसीलिए पसंद है क्योंकि वो आपके घर में एक वार्म और लवली एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है। हालांकि मेरा घर काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं हमेशा वहाँ पर अकेली रहती हूँ। इसीलिए अगर चेंगवान मेरे घर पर आएगी तो शायद मेरा घर भी आपके जैसा हो जाए। जो बात सुनकर मॉम पिघल जाती है और उसे बैठने के लिए बोलती है। वो फिर उसे पानी ऑफर करती है, लेकिन मिसेस शिन उनके घर का पानी भी नहीं पीती। फिर यहाँ पर बात करते करते मिसेस शिन मॉम से बोलती है कि मैंने सुना है कि याओ आपका रिलेटिव है। तो मॉम बोलने लग जाती है कि हाँ वो हमारा रिलेटिव तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रूड किस्म का इंसान है, उससे बात करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस पर मिसेस शिन बोलती है कि हाँ आप सही कह रही हो। मेरे हस्बैंड ने भी उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारी उससे मीटिंग नहीं हो पाई है। ये द ग्रुप जिसे वो अभी फ़िलहाल हैंडल कर रहा है वो हमारी कंपनी के बहुत ही बड़े क्लाइंट हैं और इस बार मिस्टर याओ ही बिडिंग प्रोसेस के इंचार्ज हैं। हमने सुना है कि वो लोग नई कंपनीज को टेंडर देने वाले हैं और अगर ये टेंडर हमें नहीं मिला तो हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम आपसे मदद चाहते हैं मिस्टर याओ से बात करने में। मिसेस शिन यहाँ पर मॉम को ट्रिक करने लग जाती है और बोलती है कि अब तो चेंगवान भी हमारी फैमिली की मेंबर बनने वाली है। अगर हम लोगों को बिजनेस में नुकसान हुआ तो उसे भी हमारे साथ सफ़र करना पड़ेगा, जो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। साथ ही वो यहाँ पर अपने बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर देती है और मॉम को बताने लग जाती है कि जाओ मेरे सन इन लॉ की फर्म के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं। आजकल ग्रेजुएट्स के लिए जॉब ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक पोस्ट के लिए कितने सारे लोग कम्पीट करते हैं। इसलिए अगर आप चाहो तो मैं अपने सन इन लॉ से बात करके जाओ की पोस्ट परमानेंट करवा सकती हूँ। जो सुनकर मॉम उनकी बातों में फंस जाती है और खुशी से हाँ कर देती है और अब वो खुद ही याओ से उनके बिजनेस के बारे में बात करने के लिए भी मान जाती है। अब जब मिसेस शिन यहाँ से जा रही थी तो हम देखते हैं कि मॉम ने उन्हें सूप बना कर दिया था, लेकिन वो जाते जाते उसे रास्ते में ही फेंक जाती है। इसके बाद हम मॉम को देखते हैं जो कि तैयार होकर ऑफिस में याओ से बात करने के लिए आती है, जहाँ पर याओ उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और उन्हें अपने कैबिन में लेकर जाता है। उन्हें देखते ही वो समझ गया था कि वो किसी काम से आई है, इसीलिए वो उनसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या आप यहाँ पर इंश्योरेंस खरीदने के लिए आई हो। पर वो कहती है कि नहीं मैं तो तुमसे यहाँ पर शिन फैमिली के लिए बात करने के लिए आई थी। वैसे उनकी फैमिली और हमारी फैमिली में भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन टाइम के साथ वो भी हो जाएगी और मैं चाहती हूँ कि टेंडर का जो भी मैटर है उसमें तुम उनकी हेल्प करो। जो सुनकर याओ बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उनकी मदद नहीं करना चाहता, पर क्या चेंगवान को इस बारे में पता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है और वो अपने पर्सनल मैटर और काम को अलग अलग रखना चाहती है। जिस पर मॉम बोलती है कि चेंगवान मेरी बेटी है, इसलिए उसके बिहाफ पर मैं डिसीजन ले सकती हूँ। इसी बीच हम चेंगवान को देखते हैं जो कि जब कुछ काम करके आ रहे थे तभी एक कलीग उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम मिस्टर याओ से मिल रही है। इसी बीच उसकी एक कलीग उसे कुछ फाइल मांगती है तो बता देती है कि वो मेरे सिस्टम में है और अपना पासवर्ड भी बता देती है, जो चीज़ वो यूँ सुन लेती है। चेंगवान सीधा भी याओ के कैबिन में आ जाती है और अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मॉम कहती है कि मैं वो टेंडर मीटिंग के बारे में बात करने के लिए आई थी शिन फैमिली के लिए। जो सुनकर वो अपनी मॉम पर भड़क जाती है कि आप ये सब बात करने के लिए यहाँ पर कैसे आ सकती हो। वो यहाँ पर याओ से माफ़ी मांगती है अपनी मॉम और जियालिंग की तरफ से। वो कहती है कि मैं उसे बोल दूंगी कि वो अपने डिज़ाइन पर फोकस करें और टेंडर मीटिंग में जो भी आपका फैसला होगा आप वही लेना। ये बोलकर वो अपनी मॉम को खींचकर यहाँ से लेकर जाती है और बाहर आकर उनसे बोलती है कि मॉम आप ये सब क्या कर रही थी। तो मॉम बोलती है कि मिसेस शिन मुझसे घर पर मिलने के लिए आई थी, उन्होंने जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाने के लिए कहा और बिजनेस में उनकी मदद करने के लिए बोला। तो हमें भी बात मानकर उनकी मदद करनी चाहिए ना, वैसे भी हम याओ को जानते हैं तो हम इतना सा तो उनके लिए कर ही सकते हैं। जो सुनकर चेंगवान गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मॉम आप में इतना सा भी दिमाग नहीं है, आपने ये सब करने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया। मैं 7 सालों तक यहाँ पर इतना अच्छे से काम कर रही हूँ, अगर आप ऐसी हरकतें करोगी तो मैं काम यहाँ पर कैसे कर पाऊंगी। इस पर मॉम बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी,
और बताने लग जाती है कि जाओ जिस फर्म के अंदर काम करता है वो मिसेस शिन की सन इन लॉ की है और वो वहाँ पर उसे परमानेंट जॉब दे रही है। जो सुनकर चैंगवन को और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मॉम इस सब के अंदर जाओ को भी घसीट रही है। ये सुनकर मॉम यहाँ से फटाफट से भाग जाती है। इधर हम याओ और दोंग को बातें करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर दोंग बोलता है कि चैंगवन की मॉम को तो रूल्स वगैरह पता नहीं है, लेकिन चैंगवन बहुत ही ज्यादा सिंसियर है, क्या तुम फिर भी उसे सैक्रिफाइस करने वाले हो। इस पर याओ बोलता है कि वैसे भी शिन फैमिली उसके लायक नहीं है। तो दोंग बोलता है कि चैंगवन अपने आप ही मैटर हैंडल कर सकती है और जालिंग से ब्रेकअप कर सकती है, पर तुम क्यों इस सब के बीच में पड़ रहे हो। पर वो उसे चैंगवन को अपनी सेक्रेटरी बनाने के लिए कहता है और बोलता है कि अभी जो टेंडर मीटिंग होने वाली है उसकी इंचार्ज भी चैंगवन ही रहेगी। जो सुनकर दोंग बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्कीमिंग हो, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ करने वाला था। इसके बाद हम चैंगवन को घर में देखते हैं, जो कि उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रही थी जो कि मिसेस शिन यहाँ पर देकर गई थी। जाओ भी यहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो इन लोगों को सुना रही थी। वो कहती है कि अब तुम्हारी शादी सेटल है और जाओ की जॉब भी, तो भला तुम लोगों ने मुंह क्यों लटकाया हुआ है। इस पर जाओ बोलता है कि मॉम आपको चैंगवन से बिना पूछे याओ से बात नहीं करनी चाहिए थी, वो हमेशा काम और प्रोफेशनल मैटर्स को अलग अलग रखती है। पर मॉम इन दोनों को सुनाने लग जाती है। वो बोलती है कि क्या तुम हमेशा इस फोल्डेबल बेड पर सोना चाहते हो, और चैंगवन तुम इतने से बाथरूम में नहाना चाहती हो जहाँ पर तुम ठीक से मुड़ भी नहीं पाती। अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो भला हमारी लाइफ कैसे चेंज होगी। हमें जो चाहिए था शिन फैमिली ने वो हमें दिया, और इसके बदले में अगर हम उनकी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो इस समय प्रॉब्लम ही क्या है, ऐसे ही तो हम लोग कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं ना। इस पर चैंगवन उन्हें बोलती है कि मॉम क्या आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, वो यहाँ पर इसलिए नहीं आई थी कि मेरी शादी हो सके, बल्कि वो सिर्फ अपने काम के लिए आई थी। और जाओ की जॉब के लिए भी उन्हें बोलने लग जाती है। वो कहती है कि जब मैं भी उस वक्त ग्रेजुएट नहीं थी तब आपने ज़बरदस्ती में जांग के पास जाकर मेरी जॉब के लिए बात की, तो इस वजह से उन्होंने मुझे होटल के अंदर जॉब दे दिया। और चाहे मैं यहाँ पर जितनी भी मेहनत से काम क्यों ना कर लूँ, लोग हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि मेरी तो फेवर के थ्रू जॉब लगी थी, और अब यही चीज़ जाओ के साथ भी होगी। ये बोलकर फिर वो जाओ से बात करने के लिए यहाँ से बाहर चली जाती है। अब हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में नूडल खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर जाओ बता रहा होता है कि कैसे उसने खुद इस कंपनी के अंदर इंटरव्यू देकर इंटर्नशिप हासिल की और वो मेहनत करके यहाँ पर फॉर्मल एम्प्लॉय भी बन जाता, लेकिन मॉम ने ये सब करके उसकी सारी एस्पिरेशन ही खत्म कर दी। तब चैंगवन भी उसे बताती है कि कैसे जब मिस जांग की वजह से उसकी होटल के अंदर जॉब लगी, तो चाहे वो जितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, पर जहाँ भी उसे थोड़ी सी गलती होती है तो सभी लोगों से यही बोलते हैं कि उसे तो फेवर की वजह से ये जॉब मिली थी, जिस चीज़ से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जाओ भी कहता है कि मेरी कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए हैं, लेकिन मैं एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी से हूँ, इसलिए वो लोग मुझे इतना अच्छा नहीं समझते। और अब जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे कनेक्शन की वजह से परमानेंट नौकरी लग गई है तो पक्का मुझे रोस्ट करेंगे, और अगर मैं फॉर्मर एम्प्लॉय का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लूँ तो शिन फैमिली का तुम्हारे ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। पर चैंगवन बोलते हैं कि उसकी चिंता मत करो, ये सब मैं हैंडल कर लूँगी, और ये मत भूलो कि इस कंपनी के अंदर तुम अपनी मेहनत के बल पर आए थे, ना कि शिन फैमिली और मेरी वजह से, इसलिए तुम हार्ड वर्क करके आगे बढ़ो। और अगर लोग तुम्हें फिर भी नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे ना तो तुम मेरी तरह सफ़र मत करना, जो भी होगा हम दोनों साथ में हैंडल कर लेंगे। दोनों फिर साथ में यहाँ पर नूडल्स एंजॉय करते हैं। अगले दिन अब जाओ की लॉ फर्म के अंदर उसे प्रमोट कर दिया जाता है एज अ फॉर्मल एम्प्लॉय, जिस चीज़ के लिए उसका सीनियर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। और कल तक जो एम्प्लॉय उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज वो लोग भी उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, जो सब देखकर उसे काफ़ी ऑकवर्ड लगता है। दूसरी तरफ हम चैंगवन को देखते हैं, वो भी जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो उसके कलीग्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाते हैं, क्योंकि अब वो याओ की सेक्रेटरी बन गई थी। जो सब देखकर वो भी हैरान थी कि पता नहीं उसे कैसे प्रमोशन मिल गया, लेकिन वो ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि एक तो उसकी रिच फैमिली के अंदर शादी हो रही थी और अब यहाँ पर उसे प्रमोशन भी मिल गया था। शाम को हम याओ को देखते हैं, जो कि ऑफिस से सीधा माओ के पास जाता है, जिसके पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स है पैक करने के लिए। तो वो ड्रिंक करते वक्त डांस करने लग जाती है अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, जिसे ऐसे देखकर जाओ को काफ़ी अच्छा लगता है, और फिर वो भी यहाँ पर उसकी पैकेजिंग में मदद करवाने लग जाता है। इसके बाद हम चैंगवन को याओ के कैबिन में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे कंपनीज को बिडिंग का इनविटेशन देने के लिए बोलता है, जिसके अंदर मिस्टर शिन की कंपनी भी थी। जो देखकर याओ से पूछ लेती है कि आपने मुझे प्रमोशन क्यों दिया है, पर याओ समझ जाता है कि वो उसे ये पूछना चाह रही है कि कहीं वो उसके कनेक्शन का यूज़ बिजनेस के फायदे में तो नहीं करना चाहता। पर वो उसे यहाँ पर अच्छे से समझाने लग जाता है कि अगर वो ऐसे हर चीज़ में इतना ज़्यादा सोचने लग जाएगी तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, और पूछता है कि क्या ये तुम काम कर सकती हो और तुम्हें प्रमोशन चाहिए, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है और कहती है कि मैं ये काम प्रोफेशनली हैंडल करूँगी, जो बोलकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो मिस्टर शिन की कंपनी में उन्हें बिडिंग का इन्विटेशन देने के लिए जाती है।
जहाँ पर उसे जियालिंग मिल जाता है। तो वो उसे बात करने के लिए साइड में लेकर जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी मॉम मेरी मॉम से मिलने के लिए आ रही है। उन्होंने बिडिंग के लिए याओ को मनाने के लिए मेरी मॉम को अप्रोच किया और मेरी मॉम सीधा याओ से मिलने के लिए चली गई, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। तुम्हें ये सब करने से पहले मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी ना। पर उसे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए वो उसे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है और क्योंकि उसे मीटिंग में जाना था तो फटाफट से यहाँ से चले जाता है। अब जब चैंगवान यहाँ से जा रही होती है तभी उसे मिस्टर शिन की सेक्रेटरी मिल जाती है और यहाँ में पता चलता है कि ये दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। ये दोनों अब साथ में लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जू चैंगवान को बताने लग जाती है कि इस बार याओ जो है बिडिंग के टाइम पर उनकी कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे टर्मिनेट करने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो शायद मिस्टर शिन को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ जाए क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। जो सुनकर चैंगवान बोलती है कि क्या इतना सीरियस है, मुझे तो इस सब के बारे में नहीं पता। पर जू कहती है कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ और अब तो तुम्हारी शिन फैमिली के अंदर शादी होने वाली है, तो अगर ऐसा हुआ तो इससे तुम भी सफ़र करोगी, इसीलिए तुम्हें उनकी हेल्प करने के बारे में सोचना चाहिए और मिस्टर याओ से बात करनी चाहिए। जो सुनकर चैंगवान उसे साफ साफ बोल देती है कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखती हूँ और मैं इस समय में उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है, जो देखकर जू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब जब चैंगवान देर रात तक ऑफिस में काम कर रही थी तभी वो याओ को ऑफिस से जाता हुआ देखकर उसे बता देती है कि मैंने सारे इन्विटेशन दे दिए हैं और उसे और कुछ काम है तो इसके लिए पूछते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। उसे जल्दी रेस्ट करने के लिए बोलता है और साथ ही ये भी बोलता है कि जो शिन फैमिली है वहाँ पर लेडीज या तो किचन में रहती है या फिर गार्डन में। ये बोलकर यहाँ से चले जाता है, जिसकी इस बात के बारे में चैंगवान सोचने लग जाती है। अगले दिन फिर हम जाओ को देखते हैं जो जब ऑफिस जा रहा था, जिसे रास्ते में माओ पिक कर लेती है और उसे कंग्रेचुलेट करती है क्योंकि वो फॉर्मल एम्प्लॉय बन गया था। इस पर वो कहता है कि ये बात मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताई क्योंकि ये सब मैंने अपनी एबिलिटी से नहीं किया था और पूछता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी पिक करने के लिए क्यों आई हो। तो वो उसे बताती है कि कैसे कल रात उसे चैंगवान ने मैसेज करके सारी बातें बताई कि मॉम की वजह से वो फॉर्मल एम्प्लॉय बन गया है और वो माओ के थ्रू ये जानना चाहती थी कि कहीं याओ को ऑफिस के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि वो सिर्फ घर के अंदर अच्छी चीज़ें बताता है और बुरी चीज़ें कभी भी नहीं बताता है। तो जाओ बता देता है कि कैसे जो लोग उसे एक दिन पहले इग्नोर कर रहे थे वो उसकी फॉर्मल एम्प्लॉय बनने के बाद उससे अच्छे से बात करने लग गए हैं। पर माओ से ये सारी चीज़ें इग्नोर करके अच्छे से अपने काम पर फोकस करने के लिए बोलती है। फिर वो उसे ऑफिस छोड़ने के लिए जाती है। इसके बाद हम मिसेस शिन और जियाली को देखते हैं, जहाँ पर मिसेस शिन जियाली को सारी बातें बता रही होती है कि कैसे डैड ने उन्हें चैंगवान की फैमिली के क्लोज आने के लिए कहा है क्योंकि उन्हें उनकी फैमिली से फेवर चाहिए ताकि ये बिडिंग अच्छे से हो सके। पर जब उन्हें पता चलता है कि चैंगवान को प्रमोशन मिल गया है और इस इवेंट की इंचार्ज भी वही है तो उन्हें उस पर थोड़ा सा डाउट होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने शायद उसको ना कुछ अंडर एस्टिमेट कर दिया है। जियाली भी यहाँ पर आग में घी डालने का काम करती है। वो बोलती है कि जियालियांग तो अभी से उसके पीछे पड़ा हुआ है और अगर पता नहीं उसकी शादी चैंगवान से हो जाएगी तो वो तो एकदम जोरू का गुलाम ही बन जाएगा और हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। इसीलिए अभी से हमें उसे कंट्रोल करना होगा, वरना क्या पता शादी के बाद हमें उसकी फैमिली का खर्चा भी उठाना पड़े। इसीलिए वो शादी से पहले एक प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोलती है, जिसका मतलब ये था कि अगर उनका डिवोर्स वगैरह होता है तो उसके अंदर उसकी सारी टर्म्स वगैरह लिखी होगी कि उसका प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा होगा या फिर नहीं। पर मॉम को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन चार्ली उन्हें कन्विंस कर लेती है ये सब करवाने के लिए। इसके बाद हम जो को देखते हैं जो कि वुयो से मिलती है। वो उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि उसे बिडिंग से पहले उसकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसका ये काम वुयो करने से मना करती है और कहती है कि इसके लिए तुम्हें चैंगवान से बात करनी चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर उसे अपनी बातों में फंसाने लग जाती है। वो बोलती है कि देखो तुम और चैंगवान एक ही साथ इस कंपनी में आए थे, लेकिन अब उसे देखो बॉस लेडी बनने वाली है, उसके इतने रिच परिवार में शादी होगी और वो एक बड़े से फ्लैट में रहेगी, यहाँ तक कि उसका प्रमोशन भी हो गया है। लेकिन तुम अभी तक वहीं की वही हो। तुम एक बहुत ही छोटे से एरिया से आती हो जहाँ से काम पर आने में तुम्हें 3 घंटे लग जाते हैं। मैं तुम्हारी जॉब में प्रमोशन कराने में तो मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे घर की कंडीशन बदल सकती हूँ अगर तुम मेरा ये काम करोगी तो, जिसके लिए वो उसे कैश भी ऑफर करती है। पर वो ये चीज़ एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं, ये हमें नहीं दिखाया जाता और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।